गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत दिनों बाद जो है बहुत अवेटेड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मियोसिस। ठीक है, हम लोगों ने माइटोसिस कंप्लीट कर ली थी। आप लोगों को माइटोसिस के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने माइटोसिस? पहले तो माइटोसिस से पहले ये माइटोसिस और मियोसिस हम लोग किस टॉपिक के अंदर में कवर कर रहे थे? दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। राइट, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में भी बच्चों जो है सेल साइकिल तो उसमें क्या आ रहा था बेटा? इंटरफेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया। जिसने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहीं पे पढ़ी थी कि सेल साइकिल जो है वो किस में डिवाइडेड है बेटा? इंटरफेस एंड एम फेज। इंटरफेस प्लस एम फेज। राइट, एम फेज जो है उसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने? वहां पे हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ी थी, तो दैट्स वाई वी कॉल दैट माइटोटिक फेज। राइट, माइटोटिक फेज जो है वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी? माइटोटिक फेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रिमेंबर, कैरियोकाइनेसिस as well as साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 पार्ट्स में हम लोगों ने माइटोसिस को डिवाइड किया था। जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कम्स अंडर द कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है तभी अल्टीमेटली जो है एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, ये पॉइंट्स जो है देखिए, कोई भी चैप्टर में मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे थोड़ा सा तो प्रीवियस बेसिक रिवीजन करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज आप उसकी प्ले स्पीड जो है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2x में देख लीजिए। बट ये मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मुझे प्रीवियस जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ उसको थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, सेल साइकिल में हम लोगों ने 2 पार्ट्स में पढ़ी थी। इंटरफेस पढ़ी थी, इंटरफेस में G1 था, दैट इज गैप 1 और ग्रोथ 1। फिर S फेज थी, दैट इज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज ग्रोथ 2। G1 फेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना भी हमारा जो है सेल ऑर्गेनेली है वो मोस्टली यहीं पे डुप्लीकेट हो रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन मीन्स सिंथेसिस ऑफ RNA, ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही थी। लेकिन आपको मैंने स्पेशली बताया था कि जो सिंथेटिक फेज है, जो S फेज है बच्चों, वो किससे एसोसिएट कर रही थी? सिंथेसिस ऑफ DNA से। DNA की सिंथेसिस कहीं भी आ रही तो कभी भी G1 या G2 को मार्क मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ S फेज से जो है वो एसोसिएट करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पैकेजिंग प्रोटीन थी हमारी DNA की, पैकेजिंग प्रोटीन आर ऑल्सो सिंथेसाइज इन S फेज। ये हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद G2 से जो क्वेश्चंस बनते थे वो कौन से क्वेश्चंस थे? बताया था कि जो देखिए S फेज में हमारा सेंट्रियोल सिंथेसाइज हुआ था। मोस्टली सेल ऑर्गेनेली जो है वो कहां पे सिंथेसाइज हो गए? G1 में। S फेज में सेंट्रियोल हमारा DNA एज वेल एज जो है वो क्या सिंथेसाइज हुआ है? उसकी DNA की पैकेजिंग की प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? G2 पढ़ा था। G2 में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा था वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है, एज वेल एज जो है वो जो सेल ऑर्गेनेली रह गए थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्गी, ये सब जो है यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। एक स्पेशल प्रोटीन मैंने यहाँ पे आपको बताई थी G2 में, दैट इज ट्यूबलिन। याद आया कुछ ट्यूबलिन के बारे में? हम लोगों ने क्लियर नहीं हुआ ना, लेकिन आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्यूबलिन प्रोटीन जो है वो क्यों रिक्वायर्ड थी हमारी? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है वो किसकी वजह से हो रहा था? ट्यूबलिन प्रोटीन की वजह से।
तो ये तो हमारा इंटरफेस का रिवीजन हो गया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था जब सेल रेगुलेशन किया था कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट्स में जो है सेल क्या डिसाइड करती है, सेल हमारी डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर जो है वो फेज में जाएगी या नहीं जाएगी, सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। क्यों ये डिसीजन लेती है सेल? क्यों? अगर जो है कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, कहीं डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई एरर आ रही है, कोई ट्रांसलेशन में कोई एरर आ रही है, या फिर जो है स्पिंडल फाइबर के लिए जो कॉम्प्लेक्स की स्पिंडल फाइबर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आगे सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगी, पहले उसको सॉर्ट आउट करेगी, पहले उन जो एरर्स है उनको फाइंड आउट करेगी और उनको करेक्ट करेगी, उसके बाद सेल डिवाइड करेगी। इसी के बेस पे हमारे 3 चेक पॉइंट थे। कौन कौन चेक पॉइंट थे? एक हम लोगों ने चेक पॉइंट पढ़ा था जो G1 से S में मूव कर रहा था, जहां पे ये डिसाइड हो रहा था कि अब आगे जो है वो डीएनए की सिंथेसिस होनी है या नहीं होनी है। ये फर्स्ट चेक पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था। फिर सेकंड चेक पॉइंट हमने पढ़ा था जहां से G2 से M में जा रही थी, G2 से M ट्रांजिशन में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि अगर स्पिंडल फाइबर जो है फॉर्म होंगे तभी जो है वो डिवीजन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो है ट्यूबलिन प्रॉपरली सिंथेसाइज हो रही है, डीएनए प्रॉपरली सिंथेसाइज हो गया है। क्यों डीएनए की सिंथेसिस कर रहे थे? क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हमने पढ़ा था। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। अगर हम लोग 2n जो है हैप्लॉइड सेल ले रहे थे, कि मैंने क्या बताया था कि माइटोसिस जो है वो यूजुअली किसमें होती है? डिप्लॉइड सेल्स में होती है, सोमेटिक सेल्स में होगी। ठीक है, जो जनरल बॉडी की सेल्स है जो ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व है उनमें माइटोसिस होगी। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या था? क्यों बोलते थे इसको इक्वेशनल डिवीजन? ये भी PYQ था ना, कि जितना क्रोमोसोम कंटेंट हम लेके चले थे अल्टीमेटली जो सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल फॉर्म होगी वो क्या होगी? उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चेक पॉइंट था जो M से एक फेज के बीच में था, मींस माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस की, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक चेक पॉइंट था। क्यों था? कि स्पिंडल फाइबर जो है वो पर्टिकुलरली अटैच हुए हैं ठीक से क्रोमोसोम्स में कि नहीं। क्योंकि आपने पढ़ा था मेरे साथ, आप लोगों ने माइटोसिस पढ़ रखी है, आपको पता है एनाफेज में कॉन्ट्रेक्शन होगा स्पिंडल फाइबर्स में, और जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करेंगे अपोजिट पोल पे। अगर क्रोमोसोम से प्रॉपरली स्पिंडल फाइबर अटैच ही नहीं होंगे तो एक सेल के पास ज्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे, एक सेल के पास तो डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली कैसी सेल मिलेगी? हमें एबनॉर्मल सेल मिलेगी। और हमें क्या करना है? उसको रेगुलेट करना, एक प्रॉपर सेल चाहिए। ठीक है, जिसमें जो है कोई एबनॉर्मलिटी, कोई एरर ना हो। अगर इनरेगुलर डिवीजन होता है, क्या होता है? कैंसरस सेल हमने पढ़ी हुई है ना, कैंसरस सेल में इनरेगुलर डिवीजन होता है, कंटिन्यू डिवाइड करती जाती है, तो उसे कैंसरस सेल्स में नहीं फॉर्म करना है। हमें क्या करना है? एक प्रॉपर नॉर्मल सेल बनानी। इसलिए ये 3 चेक पॉइंट पढ़े थे। फिर हम लोगों ने माइटोसिस जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइडेड था याद है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोफेज में क्या हो रहा था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा था। जितने भी न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियर ऑर्गेनिली है, वो क्या हो रहे थे? डिसअपियर हो रहे थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिसअपियर, हम लोगों ने प्रोफेज में पढ़ा था। प्रोफेज की जस्ट रिवर्स थी हमारी टर्मिनल फेज, टीलोफेज। पूरा रिवीजन करा रही हूँ, जल्दी जल्दी जो है पढ़िए। ठीक है, जो टर्मिनल फेज में जो भी प्रोफेज में हो रहा था कि सेंट्रियोल जो अपोजिट साइड में जा रहे थे वो अब अपोजिट साइड में नहीं जाएंगे। जो क्रोमोसोम की थिकनिंग हुई थी, कंडेंसेशन हुआ था क्रोमेटिन मटेरियल का और कन्वर्ट हुए थे क्रोमोसोम में, अब वो डीकंडेंसेशन हो जाएगा। डीकंडेंसेशन हो जाएगा मींस क्रोमोसोम जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमेटिन मटेरियल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो जाएगी। और यहाँ तक जो है जब हम लोग जो है टर्मिनल फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक जो है वो क्या हो जाता है? 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। एक सेल जो है वो सेम साइटोप्लाज्म शेयर कर रही है, लेकिन न्यूक्लियस उसमें कितने हैं? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर मेटाफेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को एक इक्वेटर पे, एक इमेजिनरी लाइन पे जो है वो अलाइन कर लेते हैं। मेटाफेज के यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, और जो मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एम प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इक्वेटर में एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इमेजिनरी है, अलाइन करते हैं, वो आपको दिखाई देता है कि आप अलाइन कर रहे हैं, क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर वहां पे बाउंड्री नहीं बनी हुई है कि हाँ यहाँ
यहाँ पे आके जो है क्रोमोसोम बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, इमेजिनरी लाइन है। तो मेटाफेज में हमने ये पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। किसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, स्पिंडल फाइबर में। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से किस पोर्शन से अटैच है, काइनेटोकोर से अटैच है। काइनेटोकोर कहाँ पे प्रेजेंट था, सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर जो है उसके जो है, जो जहाँ पे जो है हमारा क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमियर था, प्राइमरी कंस्ट्रक्ट था, उसके अराउंड पे कुछ प्रोटीनस फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट थे, दैट इज काइनेटोकोर। ये भी पीवाईक्यू है, काइनेटोकोर। अटैचमेंट जो है वो क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर से होता है, ठीक है, कभी सेंट्रोमियर से या आर्म से जो है वो मत मार्क कर दीजिएगा। इतना हम लोगों ने जनरल जो है वो कैरियोकाइनेसिस में थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस में प्लांट एज वेल एज एनिमल में कुछ डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था, एक तो प्लांट सेल जो थी उसमें प्लांट सेल्स में फरो का फॉर्मेशन नहीं होता था, सेंट्रल से स्टार्ट करके टुवर्ड्स द पेरीफेरी चल रहे थे। क्या डिपॉजिट हो रहा था, गोल्गी बॉडी डिपॉजिट हो रहा था, हमारे स्पिंडल फाइबर का जो कॉम्प्लेक्स था वो था, ठीक है। और पहले जो लेयर बनेगी वो क्या फॉर्म होगी, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या थी, दो सेल्स की ज्वाइनिंग लेयर, जो दो सेल्स के बीच में एक ज्वाइनिंग मटेरियल है, दैट इज मिडिल लैमेला। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वहां पे क्या नहीं प्रेजेंट होते प्लांट सेल्स में, हमारे सेंट्रोमियर नहीं प्रेजेंट होते। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेंट्रोमियर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे किससे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं तो आपको पता होगा, नहीं लगाए तो प्लीज जाके लगाइए। और एनिमल सेल्स में जो है सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स जो है एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, रेडिएटिंग जो है फाइबर्स उससे निकलते हैं, वही स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। और दो सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं अपोजिट पोल्स में, दैट्स व्हाई एनिमल सेल्स जो है वो कैसी होती है, एम्फीएस्ट्रल। ये तो हम लोगों ने सारा केस क्या पढ़ा था हमारा, कि ये हमारी माइटोसिस में था। तो माइटोसिस का ओवरऑल एक मैंने जो आपको रिवीजन करा दिया। अब देखिए मियोसिस में हमें क्या पढ़ना है। मियोसिस में पढ़ने से पहले दो डायग्राम का डिफरेंस देख लीजिए बेटा। एक हमारे पास ये सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, तो बेटा क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज हुई। ये 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n है। मीन्स अगर ये हमारा पेरेंट है, ये डॉटर सेल है, तो डॉटर सेल हैविंग अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर द डिवीजन। तो ये डिवीजन बेटा किस में आ रहा था, हमारा माइटोसिस में। अब हमें आज क्या करनी है, मियोसिस करनी है। तो मियोसिस पहले मैं जनरल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मियोसिस कितने पार्ट्स में डिवाइड है, उसके बाद में आपको मियोसिस कराती हूँ। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज कंप्लीट करेंगे, बाकी क्लास जो है उसके लिए मियोसिस के लिए सेकंड लेक्चर बनेगा। ओके, ये हमारी एक 2n सेल थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, m स्टेज आई इसकी। ये किस में कन्वर्ट हुई, दो सेल्स में कन्वर्ट हुई। अभी मैं यहाँ पे ये नंबर नहीं लिख रही हूँ कि ये n है या 2n है, मैंने यहाँ पे n लिख दिया है। अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज बताइएगा कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं, इन केस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करेगी, अल्टीमेटली दो डॉटर सेल बनती है, ठीक है। और दो डॉटर सेल्स होती है, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं होता है, तभी हम उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। राइट, होता है ना माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिसमें जो है जेनेटिक कंटेंट जो होता है वो चेंज नहीं होती, इसकी पोलैरिटी सेल की चेंज नहीं होती। अगर मैं हैप्लॉइड लेके चल रही हूँ तो हैप्लॉइड ही होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, माइटोसिस यूजुअली जो जनरली है वो किसमें होती है, डिप्लॉइड में, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है बेटा, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से। इस पे भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आप अभी जो है अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको जो है जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो आपको जेनेटिक्स कभी भी समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है।
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं बेटा। अगर दो सेट्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है मीन्स जो है वो मैटरनल और पैटर्नल दोनों, फादर का और मदर का दोनों जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दो सेट्स प्रेजेंट है। अगर दो सेट्स प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड है, 2n है। अगर एक सिंगल सेट प्रेजेंट है तो वो पेरेंट में से किसी भी आइदर किसी भी पेरेंट का, चाहे मदर का हो या फिर फादर का हो, तो वो एक सिंगल सेट में प्रेजेंट है, तब वो किसके केस में आएगा बेटा, हैप्लॉइडी में। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2n और n से। ठीक है, तो माइटोसिस जो है वो यूजुअली किसमें होती है, हमारी डिप्लॉइडिक सेल में, और 2n के बाद में 2n ही रहता है, पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। ये केस था किसका, माइटोसिस का। अब देखिए हमारा इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें जैसे इसमें एक सेल से दो सेल्स फॉर्म हो गई और डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसके बाद फर्दर क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। मतलब साइटोकाइनेसिस तो हो ही गई, दो सेल्स फॉर्म हो गई, लेकिन क्या हुआ, एक ही स्टेप में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो गई और माइटोसिस कंप्लीट हो गई। अब मियोसिस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझेंगे एक एक पॉइंट। हम लोग बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ भी हार्ड। अदरवाइज थोड़ी सी लिटिल बिट जो है कंपेयर टू माइटोसिस ये थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी बार डिवीजन हो रहा है। ऐसे बना दिया मैंने, एक्चुअली मुझे बनाना इस तरह से चाहिए था। इस तरह से बना, इट इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो बेटा डिवीजन यहाँ पे कितनी बार हो रहा है ये देखिए, एक डिवीजन ये हो रहा है हमारा और एक डिवीजन जो है वो ये हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली आफ्टर वन मियोसिस जो है एक सेल जो है वो कितनी सेल्स में ब्रेक डाउन होगी, कुछ कितनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल्स बनेंगी एक मियोसिस के बाद। एक मियोसिस बोला है मैंने। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे हमारा 2n था, 2n। ठीक है, 2n के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, n लिखा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो रहे, जस्ट हाफ हो जा रहे हैं। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, किसका रिडक्शन हो रहा है बेटा, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। दिख रहा है ना आपको, 2n से n हो रहा है। जो डॉटर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसमें हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन नहीं बोलेंगे। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। क्यों है रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जस्ट हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, मियोसिस 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। m से रिप्रेजेंट कर रही हूं, M1 एंड M2। ठीक है, एक सेल थी वो डिवाइड करी, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो गए, हाफ हो गए। अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 थे तो बेटा इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 5। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी मियोसिस 1 विच इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। ओवरऑल तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते ही हैं, लेकिन जो मियोसिस 1 है उसमें क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर चेंज हो रहे हैं इसलिए इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। हेट्रोटिपिक, इट इज विजिबल, आई थिंक मैं ब्लैक ही यूज करूँ। हेट्रोटिपिक, ठीक है। हेट्रोटिपिक डिवीजन क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद आप देखिए जो मियोसिस 2 हो रहा है, मैंने यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो आफ्टर मियोसिस 2
देयर इज नो डिफरेंस इन पोलैरिटी लेवल ऑफ सेल। ठीक है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। मीन्स मियोसिस 2 जो है वो कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन। बेटा ये पीवाईक्यू आया हुआ है कि मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, उसकी वजह से ही, इस मियोसिस 1 की वजह से ही ओवरऑल मियोसिस जो है हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। जो मियोसिस 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम आफ्टर द डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि एक सेल जो हम पेरेंट सेल लेके चले थे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 थे और लास्ट में हमें क्या मिल रहे हैं, जो भी सेल मिल रही है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जा रहे हैं। तो ओवरऑल हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अभी जब हम लोग क्लास ओवर कर लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि क्यों मियोसिस 1 जो है वो क्यों है रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल जो रिडक्शन होता है क्रोमोसोम में वो यहीं तक हो जाता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है मियोसिस 2 है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस से। माइटोसिस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और अगर नहीं आई है तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर करिए, जाके देखिए, जाके मियोसिस को, माइटोसिस को समझिए। आपको मियोसिस समझने से पहले माइटोसिस आनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके साथ हम लोग पूरी मियोसिस को जो है ओवरऑल कंप्लीट करेंगे, फिनिश अप करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है बेटा, क्या है, मैंने एक यहाँ पे जो है वो डिमार्केशन किया हुआ है ना। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सपोज दैट ये हमारी मियोसिस 1 है, ये हमारी मियोसिस 2 है। इसके बीच में एक फेज होती है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जब ये सेल डिवाइड होके जो है, ये पेरेंट सेल डिवाइड होके डॉटर सेल बनेगी, तो ये फिर से डिवाइड करने से पहले, फिर से मियोसिस सेकेंड में जाने से पहले कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेगी, और उस टाइम को जो ब्रेक है, बीच का इंटरवल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। ठीक है, मीन्स जो डॉटर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होने से पहले एक किस पे जाएगी, एक गैप फेज पे जाएगी। हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, आज की क्लास में मैं इंटरकाइनेसिस नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या ये बिल्कुल हमारी इंटरफेस की तरह है, क्या यहाँ भी वही सारे प्रोसेसेस होते हैं या फिर कुछ डिफरेंट होते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज मेरे लेक्चर को शेयर करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने सिंपल, इतने इजी वे में पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है। तो इतने इजी और सिंपल वे में आपको कोई भी जो है वो कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी कोई भी इस तरह से नहीं पढ़ा देगा। या तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा होगा या फिर सिर्फ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरे लेक्चर को शेयर करिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मियोसिस जो है वो बेटा ओवरऑल कितने पार्ट्स में कंप्लीट हुई बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कितने पार्ट्स में कंप्लीट हुई है यहाँ, मियोसिस 1, मियोसिस 2, 2 पार्ट है। क्या यही 2 पार्ट है बेटा? नहीं बेटा, इसके बीच में क्या है हमारा, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो है वो डिवीजन वाला फेज जो है, एम फेज है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए मुझे। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एम फेज जो डिवाइडिंग फेज है वो इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बेटा, यही तो हम लोगों को अभी तक पता है। अब कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस पढ़ी थी हम लोगों ने, डेट इज
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट वन टर्मिनल फेज दैट इज टेलोफेज। यही किया था ना बच्चों हम लोगों ने, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये किसका पार्ट है? मियोसिस 1 का। तो ये कैरियोकाइनेसिस क्या हो गई? 1 हो गई। साइटोकाइनेसिस क्या हो गई? 1 हो गई। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर ऑल्सो नोन एज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। चलिए अब इसी तरह से इसका भी देख लेते हैं। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी बेटा? सेम वही है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस 1 बेटा, बताइए कैरियोकाइनेसिस 1 होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टर्मिनल फेज और टेलोफेज 2। बस खत्म मियोसिस खत्म हो गई? नहीं, अब यहीं से तो मेन स्टोरी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? देखिए, इसकी जो प्रोफेज है वो कंपैरेटिवली जो है माइटोसिस की प्रोफेज से लॉन्गर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये प्रोफेज जो है वो फिर फर्दर डिवाइडेड होती है कुछ पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट है, कितने पार्ट्स है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होंगे इसके बेटा? यहीं पे मैं बता दूं? नहीं, इसको मैं हटा दूं या तो देखो टोटल कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी प्रोफेज जो है 1 हमारी, वो 5 पार्ट्स पे डिवाइड होगी। कौन कौन सी स्टेजेस है? फर्स्ट वन लैक्टोटीन, ठीक है। फर्स्ट वन जो है प्रोफेज की वो क्या है? लैक्टोटीन है। सेकेंड वन क्या है? जाइगोटीन। थर्ड वन क्या है? पैकेटीन। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, एट लास्ट डाइकाइनेसिस। अगर बेटा ये 5 अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है, डेट इज लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, इसका मतलब क्या है कि इन 5 स्टेजेस में कुछ ऐसा होता होगा जो डिफरेंट होगा हमारा माइटोसिस की प्रोफेज से, तभी हमने इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही तो होगा बेटा ना कि माइटोसिस की प्रोफेज से ये डिफरेंट होगी तभी हमने इसको डिवाइड किया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा कि ये किस तरह से डिफरेंस है। इतना डिफरेंट है, आपको इतना तो समझ में आ गया कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हमने डिवाइड किया। बीच में एक और फेज है डेट इज इंटरकाइनेसिस, इसके बारे में अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, डेट इज कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैरियोकाइनेसिस में जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखे थे फेजेस में डिवीजन, वही डिवीजन है यहाँ पे भी सेम, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। इसके बाद मैं बोल रही हूँ कि जो प्रोफेज 1 है, सिर्फ प्रोफेज 1 के लिए बोला, बाकी किसी के लिए नहीं बोला। प्रोफेज 1 जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर है, कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, उसको फर्दर फिर से हमने डिवाइड किया हुआ 5 पॉइंट्स में। जो हमारा जो मियोसिस को हम बोलते हैं ना कि रिडक्शन डिवीजन, वो बेटा इस प्रोफेज की ही वजह से होती है। यहीं पे कहीं पे कुछ ऐसा फिनोमिना आता है, कुछ ऐसे जो है वो स्टेजेस आती है जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इनको फर्दर हमने डिवाइड किया, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। चलिए अब इंडिविजुअली एक एक जो है वो स्टेज को पढ़ते हैं।
लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आज हम लोग सिर्फ जो है मियोसिस का प्रोफेज देखेंगे, प्रोफेज 1 देखेंगे, ठीक है। प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज कौन सी फर्स्ट स्टेज थी बेटा? क्या बताया था मैंने? लैक्टोटीन। बेटा उसकी माइटोसिस की प्रोफेज में क्या हो रहा था? कंडेंसेशन जो हो रहा था, किसका कंडेंसेशन हो रहा था? क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा था। एज वेल एज क्या हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रही थी। और क्या हो रहा था? जो सेल ऑर्गेनेली थी वो डिसअपियर हो रहे थे। जो सेंट्रोसोम था वो क्या हो रहा था? अपोजिट पोल में मूव कर रहा था। लेकिन बेटा अब अगर ये डिवाइडेड है तो इसकी प्रोफेज इतनी फेजेस में डिवाइडेड है, तो ये जितनी सारी चीजें हुई थी वो भी स्टेजेस में डिवाइडेड होंगी। तो यहाँ पे जो है ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सिंपल थिन लॉन्ग थ्रेड के लाइक होगा, थ्रेड लाइक होगा, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट होगा। अगर ये हमारी सेल है कोई, ठीक है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन मटेरियल होगा। तो ये क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट है, थिन थ्रेड लाइक प्रेजेंस है किसमें? लैक्टोटीन में। अभी यहाँ पे ना मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आपको बताई है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रही है, ना सेंट्रियोल का बताया है कि सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल में चले गए, वो भी ऐसे ही अभी पड़े हुए। इसी स्टेज से रिलेटेड जो है वो एक नाम दिया हुआ है। क्या किसी को वो नाम पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। इस लैक्टोटीन क्लियर हुआ? लैक्टोटीन में अभी बेटा कुछ नहीं हुआ है, क्रोमोसोम्स जो है वो अभी थिन थ्रेड लाइक है और अरेंज कर रहे हैं अपने आप को सेल से, एक पॉइंट से अरेंज है। बुके देखा है? बुके तो बुके की अपीयरेंस बोलती है एनसीईआरटी कि ये कैसे रिजेंबल होते हैं क्रोमोसोम्स जो है, सॉरी इस समय तो क्रोमेटिन थ्रेड ही है, थिन थ्रेड, ये किस तरह से अरेंज है? एक बुके की तरह अरेंज है। क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह से सेल है हमारी, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें इस तरह से जो है ये अरेंज है, तो एक बुके लाइक जो है वो अरेंजमेंट है। इससे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट स्टेज देखे, देखा कितनी सिंपल सी थी। नेक्स्ट स्टेज देखे, दूसरी कौन सी बताई थी लैक्टोटीन के बाद बेटा? जाइगोटीन। बेटा कभी भी जो है वो इसकी स्टेज के सीक्वेंसेस जो है उनको जो है वो डिस्टर्ब मत कर दीजिएगा। लैक्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, पैकेटीन के बाद जो है डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस। इन स्टेजेस से भी पीवाईक्यू आए हुए, मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी कि आपको लर्न हो जाए। जाइगोटीन पढ़ते, जाइगोटीन में क्या था? अभी इसके पहले वाली स्टेज में हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक थिन थ्रेड लाइक थे। अब क्या हो रहा है बेटा? अरेंज तो कर रहे थे अपने आप को, इनकी थिकनेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बेटा आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखिए सपोज दैट, देखिए आपको मैंने बताया कि ये किस में हो रही है हमारी, जिसमें 2n सेल है, 2n सेल में हो रही, ठीक है, मीन्स डिप्लॉइडिक कंडीशन में हो रही। डिप्लॉइड सेल है तो इसमें किसके जो है 2 सेट प्रेजेंट होंगे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एक किससे आया होगा? मेल से, एक फीमेल से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक क्रोमोसोम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सपोज दैट इस क्रोमोसोम में ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। सपोज दैट टोटल अगर आपको पता होगा तो ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में जब आप बायो में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्योंकि बहुत कॉमन है, आपको पता होगा, इसलिए मैं इससे बता रही हूँ आपको कि 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 23 जो है वो आपके पापा के साइड से, 23 जो वो आपकी मदर के साइड से, माँ के साइड से आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो मेल के साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 है और फीमेल की साइड का क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर इसमें कोई एलील प्रेजेंट है हाइट से रिलेटेड, तो इस क्रोमोसोम नंबर 1 में भी सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टरिस्टिक का एलील प्रेजेंट होगा। ये ज्यादा कॉन्सेप्ट तो आपको नहीं समझ में आई होगी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब करेंगे तब समझ में आएगी। लेकिन अगर किसी की आइज के कलर का जीन जो है वो इस पोजीशन में प्रेजेंट है, तो जो उसका पेयर होगा, सेम पेयर जो करस्पॉन्डिंग पेयर होगा उसमें सेम पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, हाइट शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, वो डिफरेंट डिफरेंट एलील की फॉर्म होती है, लेकिन जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये जीन है तो ये जीन यहाँ भी प्रेजेंट होगा, ये यहाँ भी प्रेजेंट होगा, सेम पोजीशन में, मीन्स सेम लोकस में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे आई का जीन प्रेजेंट है, आई के कलर का जीन प्रेजेंट है, तो वो इस पोजीशन पे अगर मेल में प्रेजेंट है तो सेम पोजीशन में फीमेल का में भी प्रेजेंट होगा। मीन्स ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से क्या शो करते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, सेम जो है कैरेक्टर्स को कैरी करेंगे, एक जैसे है। होमो का मीन्स क्या होता है, सेम होता है ना, एक जैसे हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ये मतलब होता है। तो अब बेटा इसमें जाइगोट इन स्टेज में क्या होता है, मैंने 2 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए हैं। अगर ये सपोज दैट 1 क्रोमोसोम है और ये भी 1 ही होगा, ठीक है, तो पेयर में प्रेजेंट होते ना, तो दोनों 1 ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, बाईवैलेंट उसका फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एक मोनाड है, एक ये मोनाड है। मोनाड मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सिंगल आर्म है ना, क्रोमोसोम ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्रोमोसोम ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 फॉर्म्स जो है 2 आर्म्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा कितनी आर्म्स प्रेजेंट है, हमारी सिंगल आर्म इस क्रोमोसोम के पास है, सिंगल आर्म इस क्रोमोसोम्स के पास है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल आर्म वाले क्रोमोसोम को मोनाड। तो एक मोनाड ये है, एक मोनाड ये है, इन दोनों मोनाड को मिला के क्या बन जाएगा, अब 1 और 2 2 दिख रही है ना आर्म्स, तो ये क्या बन जाएगा, बाईवैलेंट। तो हमें जाइगोटीन के केस में बाईवैलेंट देखने को मिलता है। लेकिन बस यही नहीं होता है बेटा, क्या होता है, ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आए हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो इनको होल्ड करके रखती हैं। क्या होल्ड करके रखती है, इस क्रोमोसोम को इस क्रोमोसोम के साथ में होल्ड करके रखती हैं। इस जो ये बनती है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है बेटा, वो किसकी, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक से मार्क कर रही हो, साइनेप्स। तो जो जाइगोटीन है उसके केस में क्या हुआ, साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ। साइनेप्स कुछ नहीं, क्यों बन रहा है साइनेप्स, इन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को एसोसिएट कर पास में लाने के लिए, होल्ड करने के लिए, एक साथ रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो है उसको होल्ड करने के लिए रख दी। सपोज दैट कोई धागे टाइप की कोई चीज है जिसको मुझे ये 2 मार्कर एक साथ रखने हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसके जो है बीच में कुछ वो लगा दूंगी, नॉट लगा दूंगी। उस नॉट से क्या होगा कि ये एक साथ जो है वो रहेंगे। तो इसलिए हमने 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक रखने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो उसको ओवरऑल हम इसको क्या बोलते हैं कि किसका फॉर्मेशन हुआ, साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कुछ नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे जहां पे साइनेप्स बनी है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स।
स्टेज में जो होना है उसके लिए हमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो ये एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम का नाम याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेज एज आ गया ना, एज, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और भी प्रोटीन और वो प्रेजेंट होते हैं जिससे ये साथ में रहते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इस साइनेप्स जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें जाइगोटीन में क्या दिखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो मोनाड थे अब वो कैसे दिख रहे हैं, बाइवैलेंट दिख रहे हैं। इतना समझ में आया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साइनेप्टोनिमल मीन्स जिसमें क्रोमोसोम्स भी है, ये प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेज, जो जिसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जाइगोटीन समझ में आई, जाइगोटीन में क्या क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आए। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक मदर के साइड से एक फादर के साइड से सेम पेयर जो है क्रोमोसोम्स होंगे, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम प्रेजेंट होंगे, चाहे वो हाइट का हो, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो आइस के कलर का हो, उनमें सेम पोजीशन पे, सपोज दैट इस पोजीशन पे अगर इसमें जो है हाइट का कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है तो सेम उसी पोजीशन पे इस पे भी जो है हाइट का ही जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट होगा, यहाँ पे हाइट का प्रेजेंट है तो इसमें यहाँ पे दोनों की लोकस सेम होगी। तो ये इन ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से सिमिलर है। इसके बाद फिर देखा कि इन दोनों की हमें पेयरिंग करानी है। पेयरिंग कराने के लिए हमने कुछ जो है प्रोटीन्स और एंजाइम्स लगाए, उनको हमने क्या बोल दिया कि इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, साइनेप्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो उसमें जो कौन सा एंजाइम हमें याद रखना है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम याद करना है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, जहां पे रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। इन ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इतनी अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। देख रहे हैं ना कि प्रोफेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब कौन सी स्टेज आएगी बच्चों, पैकेटिन, बताया था पैकेटिन। देखिए क्वेश्चन जो याद करने के लिए आपके अभी तक जो मैंने बताया, जो उनमें से पीवाईक्यू कहाँ से आएंगे, साइनेप्स का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज पे हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी, देखिए मैंने ये दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रख दिए, ठीक है, इनको मैंने रिकॉम्बिनेज से होल्ड कर दिया, ये दोनों होल्ड हो गए एक ही पोजीशन पे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे हाइट का वो कलर का जीन्स है, सॉरी हाइट के जीन्स प्रेजेंट है तो यहाँ भी हाइट का ही जीन्स प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे आई कलर का जीन प्रेजेंट है तो यहाँ भी आई कलर का ही जीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये होमोलोगस, इसीलिए तो हम बोल रहे थे, देखो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, दोनों में जीन्स प्रेजेंट होंगे लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनिल प्रेजेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो है सबकी हाइट एक जैसी होगी, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन हाइट शॉर्ट भी हो सकती है, हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट इंटरमीडिएट भी हो सकती है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट एलिल्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हाइट को कंट्रोल करने के जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे, सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती है। इसमें बहुत दिमाग मत लगाइएगा, हमें अभी इससे काम नहीं है, हमें जेनेटिक्स से पढ़ेंगे तब इससे काम है। अब मैंने क्या किया, इस पेन का कैप निकाला और इसमें लगा दिया, और इस पेन का कैप निकाला और इसमें लगा दिया। तो मैंने क्या किया कि
होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे उनके बीच में मैंने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। किसका एक्सचेंज कर दिया, कैप का एक्सचेंज कर दिया। तो मैंने तो यहाँ पे जो मार्कर था उसमें कैप्स का एक्सचेंज किया। लेकिन इसी तरह से जो है हमारी सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट टूट के दूसरे क्रोमोसोम से ज्वाइंट हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटेगा, इसमें लगेगा, इस क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटेगा और इसमें लगेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है। कहीं मैंने नहीं बताया कि हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स, कुछ भी नहीं बताया मैंने इससे रिलेटेड। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू पे फोकस करिए, होमोलोगस टर्म पे फोकस करिए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। अब देखिए हमने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे ना, तो क्या हुआ बेटा, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अब इस स्टेज पे बेटा हमें क्या दिखेगा, जो मोनाड थे वो मोनाड किस में कन्वर्ट हो गए, डायाड में। अगर वो डायाड में कन्वर्ट हुए हैं तो एक क्रोमोसोम की अगर ये एक आर्म है तो दूसरे क्रोमोसोम की ये एक आर्म होगी, राइट। एक क्रोमोसोम की अगर ये एक आर्म है तो दूसरे क्रोमोसोम की एक ये आर्म होगी। ब्लू से आई थिंक ड्रॉ किया होगा तो पहले ब्लू से करके कोई कंफ्यूजन है। ये बीच में क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है, 2 क्रोमोसोम्स की इस तरह से हमारी ओवरलैपिंग हो रही है। एक डायाड है ना, एक ये आर्म, एक ये आर्म, एक ये आर्म और एक ये आर्म। तो ये अब क्या है बेटा, डायाड का फॉर्मेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स के 2 आर्म है। तो अब ओवरऑल ये कितने दिख रहे हैं बेटा, टेट्राड, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 की ही ये दूसरी आर्म है। ये भी एक क्रोमोसोम 1 था, ये भी क्रोमोसोम 1 था। लेकिन होता क्या है, यहां समझिए, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह से रहना नहीं चाहिए। देखिए ये क्या है हमारे पास, डायड, एक क्रोमोसोम की 2 आर्म है। क्रोमोसोम सेम है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो एक ही जो है, सेंट्रोमियर दोनों आर्म्स को फोल्ड किए हुए है, ठीक है। तो जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं होगा। ये क्या है, ये और ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है। वाई इट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, क्यों बेटा इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो एक पॉइंट से अटैच है, दैट इज सेंट्रोमियर, ठीक है। एक सेंट्रोमियर 2 आर्म्स को होल्ड किए हुए हैं, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से होल्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। इंस्टेड ऑफ दैट, देखिए ये क्या है बेटा, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन क्या ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, नहीं, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो डिफरेंट है। इसका सिस्टर क्रोमेटिड ये है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंट्रोमियर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सेंट्रोमियर आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आया कि सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दिया करिए। तो पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में जो इवेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत PYQ आए हुए हैं, किस कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर और
रिकॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब देखिए ये होता किसके बीच में है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between homologous chromosomes of non-sister chromatid। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम है उसमें जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट है, कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, बट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसका इसमें ही एक्सचेंज नहीं होगा कि मैं ये कैप निकाल के यहां लगा दूं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। नो, क्या होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ चेंज होना पड़ेगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ही जो है वो एक्सचेंज होगा। और इससे एक एक वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं, होमोलोगस से, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन से, क्रॉसिंग ओवर से। समझ में आई, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आई कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या कंडीशन है कि वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होने चाहिए। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हम तब बोलेंगे जब वो डिफरेंट सेंट्रोमियर शेयर करते हो। अगर सेम सेंट्रोमियर शेयर कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए होता क्या, यहाँ डायग्राम से समझिए, इतना तो हमें समझ में आ गया ना। इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज, तो इसका पार्ट इसमें और इसका पार्ट इसमें चला जाएगा ना। ये जो है ब्लू वाला है, इसमें रेड, और रेड वाले में ब्लू। एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का। कितना इजी था ना, समझ में आया इतना। अब 1 2 3 4 कितनी आर्म्स दिख रही, कितने आर्म्स दिख रही है आपको, 4 आर्म्स दिख रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्राड। टेट्राड कब बनेगा, जब यहाँ पे डायड में फॉर्म में प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स। तो एक क्रोमोसोम में डायड है, दूसरा क्रोमोसोम डायड है, ओवरऑल मिलके जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, टेट्राड। आप समझ में आया कि जो साइनेप्स बनी थी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, वो क्यों बना था, क्यों हमने इनको होल्ड किया था, हमें एक्सचेंज कराना था जेनेटिक मटेरियल का। जो वेरिएशन आता है ना जनरेशन टू जनरेशन, वो इस एक्सचेंज से आता है। अगर सिमिलर जो है वो जीन, सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास होते जाएंगे, जैसे माइटोसिस में हुआ था कि कोई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं हुआ था, तो क्या होगा बेटा, वहां पे क्या हो जाएगा, फिर क्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। जो जनरेशन है वो पेरेंट जनरेशन, डॉटर जनरेशन, सब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म हो जाएंगी ना। जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वहां पे क्लोन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, माइटोसिस हो रही है या एमाइटोसिस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। ये आपको एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना लगा होगा, लेकिन ये वेरिएशन के लिए, एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सोचिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि पूरी जनरेशन टू जनरेशन सब बिल्कुल एक जैसे ही दिखते, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। ठीक है, समझिए और हंसिए और कॉन्सेप्ट को देखिए। तो वेरिएशन किसकी वजह से आया हमारा, नेक्स्ट स्टेज इज प्रोफेज। हम लोगों ने कंप्लीट कर ली ना, कर ली नहीं, अभी हम लोगों ने प्रोफेज की लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये सेकेंड लास्ट स्टेज है हमारी प्रोफेज की, सेकेंड लास्ट स्टेज। क्रोमोसोम था हमारा, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, एक्सचेंज यहाँ पे हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, तो इसका मतलब एक्सचेंज हो चुका है ना बच्चों। अब ये क्रोमोसोम्स जो हैं
जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इनका काम हो गया, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो अब जैसे ये है, ये दो वो थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये साथ में थे। अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। रिपल कर रहे हैं तो पूरा क्रोमोसोम्स तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर हो जा रहा है। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिस पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जहां पे एक्सचेंज हुआ था जेनेटिक मटेरियल का, अब भी उस पार्ट पे ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, इनको जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स आया था, दैट इज साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ था। मीन्स वो कॉम्प्लेक्स अब डिसॉल्व हो गया, वो कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने इसको एक साथ इसीलिए किया था, हम क्यों कराना था, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, अब हमें मतलब नहीं कि साथ में रहे या अलग हो जाए, हमें अलग ही इनको करना है। तो क्या करते हैं कि अब ये सिर्फ एक पॉइंट पे, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट पे एक रहते हैं, बाकी पूरा एक दूसरे को रिपल करते हैं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और बेटा देखिए, यहाँ पे शायद आपको इतना क्लियर इस वाले डायग्राम में नहीं हो रहा है, ऐसे देख लीजिए। क्या दिख रहा है, कोई एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है ये साइन है किस चीज का, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे डिप्लोटीन में जो है एक एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा। और इससे पी/Q बनते हैं। कैस्मेटा वो साइट है, वो पॉइंट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। उस पॉइंट पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड है और फॉर्मेशन कर रहे हैं एक एक्स शेप का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा होता है, ठीक है। किस कंडीशन में, डिप्लोटीन स्टेज में। सारे पॉइंट किस स्टेज से एसोसिएट करते हैं, स्टेज के साथ साथ जो है फिनोमिना याद रखिएगा। चलिए, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज डायाकाइनेसिस। क्या होता है बेटा डायाकाइनेसिस में, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, सेल ऑर्गेनेली जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। और क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो, ये हमारी सेल है, डिफरेंट कलर क्या शो करता है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है इस पर्टिकुलर पार्ट पे। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ये अटैच है क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ, कोई कैस्मेटा का फॉर्मेशन है, कोई एक्स शेप फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये दोनों अलग हो चुके हैं कंप्लीटली। डायकाइनेसिस, डी से याद रखिएगा कि ये दूर दूर हो जाते हैं क्रोमोसोम। जो होमोलोगस की पेयरिंग हुई थी वो अब दूर हो जाती है, दोनों दूर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से टर्मिनेट हो जाते हैं। उसको प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनाइजेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो स्टार्टिंग में एक दूसरे के पास आए थे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया था। अब वो जो है वो कम्प्लीटली अलग हो गए हैं। लेकिन अलग होने के बाद भी इनके पास क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल इन्होंने इससे इसमें जो एक्सचेंज हुआ था, इससे इसमें एक्सचेंज हुआ था। अब ये पहले जैसे नहीं रहे क्रोमोसोम्स, जो पूरा रेड था वो अब उसमें कुछ पोर्शन ब्लू हो गया, जो पूरा ब्लू था उसमें कुछ पोर्शन रेड हो गया। मीन्स ये पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इसके पास, इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट इसके पास होके तब सेपरेट हुए। ऐसे सेपरेट नहीं हुए हैं, दोनों जो है एक दूसरे का पार्ट लेके सेपरेट हो गए हैं। अब आगे की स्टोरी में क्या होना है वो हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि आगे की स्टोरी इसमें क्या करेगी, क्यों हुआ ये सब, ये सारी जो है चीजें क्यों हुई, ये सब डिस्कस करेंगे। प्लस जो है प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो करिए, आपकी एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट बायो की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज मैं लास्ट में आपसे ये जरूर बोलना चाहूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, कल कुछ ऐसी न्यूज मैंने देखी कि उसकी वजह से मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी लक्ष्य जिंदगी से बढ़ के नहीं हो सकता है। जिंदगी में छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उनको फुलफिल करिए, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करिए, लेकिन उनको फुलफिल करने में डिप्रेशन में न जाइए। कोई भी लक्ष्य जिंदगी से बढ़ के नहीं हो सकता, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उसको एंजॉय करिए। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।